हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको जीई शिपिंग कंपनी के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, एट दी एंड तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हर दिन लाता रहता हूं और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले हम कंपनी की बात करेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है हम ये जानेंगे। देखिए, जीई का मतलब है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। देखिए, ये कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, एक शिपिंग कंपनी है ये। देखिए, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस एंड ड्राई बल्क कॉमोडिटीज। तो देखिए, ये जो मेन जो कॉमोडिटी होती है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस एंड ड्राई बल्क कॉमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन करने का ये काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये ट्रांसपोर्ट करती है। तो अब हमको ये देखना है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो हमको रिटर्न दे सकता है। तो अब हम इसके कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और ये जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट के काम से अपन को मुनाफा हो सकता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले आप कंपनी की मार्केट कैप पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप ये देखिए 3780 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। तो मतलब ये कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 4000 करोड़ से भी कम है, सिर्फ लगभग 3700 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो मतलब ये बहुत स्मॉल कैप है। इसका जो कारोबार है वो अभी एकदम नी के बराबर है और एकदम कम है, ऐसा इसकी मार्केट कैप बता रही है। लेकिन अगर आप कंपनी के डिविडेंड यील्ड को देखेंगे तो ये एक शेयर होल्डर के नज़रिए से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 3.15% का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। मतलब अगर आज आप इसमें पैसा डाल देते हो तो आपको 3% का तो सिर्फ डिविडेंड मिलेगा हर साल। बाकी आपका जो शेयर का रेट बढ़ेगा उसके ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन एक अलग बात है। अब इसका अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो वो है 3.88, जबकि यही इसके कंपटीशन में अगर आप पी देखोगे, मतलब सेक्टर का पी, तो वो निकल कर आता है 13.14। मतलब ये सेक्टर के मुकाबले आपको आधे से भी आधे भाव में मिल रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए, कंपनी का शेयर भी सस्ता है और जो कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी एकदम बढ़िया है। और मेन बात ये कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी 0.56 ही है। मतलब ये कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे भी कंपनी का शेयर 44% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, कंपनी के नज़रिए से आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये देखिए आप, BVPS बुक वैल्यू पर शेयर 462.39 रुपीज़ की कंपनी की बुक वैल्यू है। तो आप ये देखिए, मतलब अगर कंपनी का जो शेयर अगर मार्केट प्राइस जो कंपनी के शेयर की है वो अगर फ्यूचर में सिर्फ बुक वैल्यू को भी टच कर लेती है तो आपको ये शेयर आराम से 44% के रिटर्न देके चला जाएगा। तो देखिए, ये एक वन ऑफ दी अंडर वैल्यूड शेयर है, इसमें वैल्यू नजर आ रही है और कंपनी दोनों तरफ से अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो से भी अंडर वैल्यूड है और बुक वैल्यू के मुकाबले भी ये अंडर वैल्यूड है। अब कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये भी एक खासा बढ़िया है। वैसे 2017 में कंपनी ने एकदम बढ़िया टॉप क्लास परफॉर्मेंस किया था, फिर उसके बाद में 18 में थोड़ी सी गिरावट हुई है, फिर 19 में फिर से कंपनी ने वापस से अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया, लेकिन कंपनी उस वक्त घाटे में आ गई फिर से। लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी की सेल्स बढ़ गई है और जो कंपनी का मुनाफा है वो भी कंपनी भी मुनाफे में आ गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है वो थोड़ा मतलब है ना, कभी कंपनी कमा रही है अच्छा मुनाफा, कभी नहीं कमा रही है, कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए कंपनी पर भरोसा करना भी बहुत मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, जितना कंपनी ने मुनाफा 2017 में कमाया उतना आने वाले 3 सालों में नहीं कमाया। लेकिन मेन बात यह कि जो कंपनी की सेल्स है हमको उसको नोटिस करना चाहिए। कंपनी की सेल्स बढ़ गई हैं, आप इस पे नजर डालिए। 2017 के मुकाबले कंपनी की सेल्स ज्यादा है, हमको ये मैटर करता है।
अब अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 29.48% ही है। अब इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं उनकी होल्डिंग सिर्फ 30% के लगभग ही है। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखोगे तो आप इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग एकदम जमकर है। आप देखिए 22.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर डाल रखी है, और डीआईआई की भी इसके अंदर 2% की होल्डिंग्स है, एफआईआई की भी इसके अंदर 19% की होल्डिंग्स है। तो अगर देखा जाए तो डीआईआई और एफआईआई की मिला के इसके अंदर 40% की होल्डिंग्स है। देखिए डीआईआई में म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं, तो देखिए ये तीनों की मिला के 40% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर इनकी होल्डिंग इतनी है तो लॉन्ग टर्म में शेयर एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है, और अभी ये शेयर अंडर वैल्यूड है और अभी थोड़ी और इसमें वैल्यू बाकी है। अब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की इसमें बात करेंगे तो उसकी भी 26% की होल्डिंग्स इसके अंदर पड़ी हुई है। अब कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, इसमें भी थोड़ी सी अजब गजब कहानी चल रही है। कभी स्टेक कम हो रहा है, कभी वापस कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ रहा है, और वापस बढ़ा फिर वापस बढ़ा। तो मतलब कंपनी के प्रमोटर्स का थोड़ा घपला है, मतलब कभी भी थोड़ा शेयर बढ़ जाता है तो कंपनी के प्रमोटर्स शेयर निकाल देते हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। और फिर से जैसे शेयर गिरता है तो वो फिर से अपने कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन मेन बात ये कि आधे 1% का ही काम हो रहा है, उससे ज़्यादा ये काम नहीं हो रहा है। देखिए ये थोड़ी उछल मचल है, या फिर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी तो इसीलिए उन्होंने अपने स्टेक को बेचा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसकी अगर पॉजिटिव बात देखी जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर एक जमकर होल्डिंग बढ़ाई है सितंबर 2020 के अंदर। और इसकी नेगेटिव बात देखी जाए तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग, पहले 16 म्यूचुअल फंड होल्डिंग इसके अंदर लगी हुई थी, अब इसमें से 15 हो गई है। अब कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं उसको अपन एक्चुअल फिगर्स के साथ समझेंगे, इसमें क्या दिक्कत है हम ये जानेंगे। अब ये देखिए, मार्च 2020 के बाद के 2 क्वार्टर्स का इसमें आपको इलस्ट्रेशन दिया गया है। मार्च 2020 वाले क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 1050 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी, मतलब कंपनी के रेवेन्यू टोटल 1050 करोड़ थे। उसके बाद फिर भी अगले क्वार्टर में, मतलब जो क्वार्टर 1 था, मतलब जो अप्रैल से लेके जून 2020 का क्वार्टर था, उसके अंदर कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू मार्च 2020। फिर उसके बाद अगले क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर है, और इससे डिसमोटिवेट भी किया है कंपनी ने, और ये 802 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया, मतलब लगभग 400 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू घट गया। अब 400 करोड़ को अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ तो लगभग 30-40% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर गया। और अब ये देखिए, मार्च 2020 में तो कंपनी घाटे में थी, फिर उसके बाद में कंपनी ने फिर भी 467 करोड़ का मुनाफा कमाया एक क्वार्टर के अंदर। और उसके बाद अगले क्वार्टर की मैं बात करूं तो कंपनी का मुनाफा आधा हो गया, सिर्फ 225 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा कमाया। मतलब अगर इस क्वार्टर से मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो कंपनी का जो 50% डिक्लाइन देखने को मिला है इसी साल। अब आप देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, जब लॉकडाउन हो गया था तो जब तो चल रहा था, एकदम बढ़िया चल रहा था, तो उस समय तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अभी क्या वापस सब नॉर्मल सिचुएशन हो गई, तो ट्रांसपोर्टेशन के काम पे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ गई है। मतलब वैसे ही नॉर्मल सिचुएशन आ गई, मतलब इतना ज़्यादा माल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, मतलब आसपास से नियर बाय एरिया में ही अपने सामान से लिया जा रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी कंपनी के नज़रिए से इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी का जो रेवेन्यू और जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 50% का डिक्लाइन आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। और कंपनी पिछले 4 साल से एकदम उसके रेवेन्यू कभी बढ़ रहे हैं कभी गिर रहे हैं, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। अब आप ये देखिए, अगर आपने इसके शेयर पहले से खरीद रखे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि 2018 और 19 में तो कंपनी घाटे में थी, कंपनी का जो मुनाफा था वो घाटे में ही आ रहा था, मुनाफा ही नहीं रहा था, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव था। लेकिन अब कंपनी मुनाफे में आ गई है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, और जो या एक शेयर होल्डर होने के नाते ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, मेरी बात सुनिए,
इसका शेयर, ये जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी हमने क्या देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस गिर रहा है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अब अगर आप कंपनी के बुक वैल्यू को देखोगे तो बुक वैल्यू में भी थोड़ी सी मतलब कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। 2018 में 459 थी, फिर 8 रुपए की कंपनी की बुक वैल्यू गिर गई, फिर वापस से लगभग 11 रुपए कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। देखिए अगर ये कंपनी की बुक वैल्यू एकदम बढ़िया है तो मतलब अगर आने वाले 1-2 साल तक और ये बढ़िया रह जाती है तो आपको आराम से 44% के रिटर्न इस शेयर में देखने को मिल जाएंगे फंडामेंटली अगर बात की जाए तो। अब अगर कंपनी के मैं डिविडेंड की बात करूं तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आप इसको और खुश होंगे, तो ये देखिए कंपनी ने 7.2 रुपीज का डिविडेंड पहले दिया था, फिर 5.4 रुपीज का, और अभी 8.10 रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर 250-300 रुपए का शेयर है और अगर 8 रुपए का डिविडेंड पर ईयर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगर आप कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे नजर डालेंगे तो ये एक तरीके से बढ़िया है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है। देखिए 2018 में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद में सीधा लगभग 12% की गिरावट कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिली, जो कि थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। लेकिन देखिए इसके बाद में जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है आप उस पर नजर डालिए। 18 से 19 में इसमें भी गिरावट आई है, लेकिन फिर इसके बाद फिर से इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। अब अगर मैं कंपनी के 18-19 की नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तब तो कंपनी घाटे में थी, मतलब कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी नेगेटिव ही होगा। और अभी कंपनी जब मुनाफे में आई है, जब भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 5.61% ही है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपये का माल ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर मतलब जब जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो सब कटा के कंपनी के पास हाथ में सिर्फ 5.61 रुपीज़ ही आ रहे हैं, मतलब कंपनी के जो मुनाफे, जो नेट मार्जिन परसेंटेज है कंपनी का मुनाफे का, वो सिर्फ 5.5% के लगभग का ही है। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात कंपनी के लिए नजर आ रही है और कंपनी के लिए थोड़ा कम्पीट करना मुश्किल नजर भी आ रहा है। अब अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज पर नजर डालेंगे, देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेट प्रॉफिट से ही निकलता है। तो नेट प्रॉफिट 18-19 में कंपनी घाटे में थी, तो कंपनी के लिए मुनाफे वाली बात मतलब ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में आ रही है तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन जब कंपनी 2020 में कंपनी मुनाफे में आ गई, लेकिन फिर जब से 3.04% का ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है। देखिए मेरे पैरामीटर्स में 20% का जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको मैं एकदम बढ़िया मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर 3.04% मतलब मेरे पैरामीटर का 1/4 भी नहीं है। अगर मैं 1/4 भी करता हूँ तो भी 5% निकल कर आता है, तो यहाँ पर ये सिर्फ 3% ही है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात जरूर है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो कंपनी के आरओसी फिर भी थोड़े से ठीक है, 18 में नेगेटिव थे, लेकिन 19 और 20 में थोड़े थोड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये थोड़े से फिर भी बढ़िया वाली बात है। लेकिन देखिए आरओसी में दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, एक तो इंटरेस्ट पेमेंट और एक टैक्स पेमेंट, तो उसी के चलते ये आरओसी आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो ये भी बहुत पुअर है। देखिए 18-19 में कंपनी घाटे में थी, कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज निकल कर आता है वो भी नेट प्रॉफिट से ही निकल कर आता है, तो सीधी सी बात है कि ये भी आपको नेगेटिव ही नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से ये कंपनी जब मुनाफे में आ गई है तब भी कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज सिर्फ 1.49% ही है। तो देखिए इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई है और कभी अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी एकदम पुअर नजर आ रही है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी इतना बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी के करंट रेशियो पर नजर डालेंगे तो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो साफ साफ बता रहा है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है उस पर तो आप शक नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखिए 2018 में 2.19, उसके बाद ऑल्दो गिरा लेकिन फिर भी 1 से ऊपर है, फिर उसके बाद में 3.49 मतलब 1.5 गुना हो गया। तो आप ये देखिए कंपनी का करंट रेशियो अभी 3.49 चल रहा है, जो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से ऊपर है तो कंपनी के अंदर कैश इनफ्लो बहुत ही बढ़िया हो रहा है और कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज जो कि उसको 1 साल के अंदर ही चुकानी है उसको पे करने में कंपनी को कोई भी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास इतना कैश पड़ा है वो आराम से पे कर सकती है।
और रही बात कंपनी के क्विक रेशियो की, तो पिछले 3 साल से ये भी 1 से ऊपर है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पर आप कोई भी शक नहीं कर सकते। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन एकदम बढ़िया है और यही एक बढ़िया बात है। अब अगर आप कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो पर नजर डालेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो ऑल्दो है, लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि कंपनी का डेट हर साल कम होता जा रहा है। अब ये देखिए 0.80 से 0.71 और इस बार हो गया 0.70। देखिए अब धीरे धीरे अगर ये कंपनी मतलब आने वाले 2 साल में अगर कंपनी का डेट भी पूरा छुट्टा हो जाता है, कंपनी डेट फ्री हो जाती है, तो आपके लिए एक और बढ़िया बात है। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बढ़िया बात क्यों है, क्योंकि अभी कंपनी का जो मुनाफा एट दी एंड कम भी हो रहा है वो थोड़ा इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से हो रहा है। तो उस वक्त अगर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगी तो उस वक्त कंपनी का एट दी एंड जो मुनाफा होगा वो ज़्यादा निकल कर आएगा, क्योंकि कंपनी के जेब में रहेगा वो पैसा। और आप ये भी देखिए कंपनी के इंटरेस्ट पे करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर 2019 के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट पे करने की जो कंपनी की क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मतलब लगातार कंपनी के थोड़े परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, थोड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन नेगेटिव बातें ज़्यादा कंपनी में नज़र आ रही हैं। अब आप ये देखिए कंपनी का शेयर जो कि 257.45 रुपीज़ पे पिछले क्लोजिंग पे क्लोज हुआ है और आज मतलब पिछली क्लोजिंग पे इसने 0.07% की गिरावट के बाद ये क्लोज हुआ है। अब देखिए अब अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 485 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए जो शेयर के अंदर जो करेक्शन होना चाहिए था, मतलब जो कंपनी की जितनी अर्निंग गिरी है, जो कंपनी के जितने रेवेन्यूज गिरे, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इसके शेयर में पहले से उतना करेक्शन आ चुका है। लेकिन अगर आप इसकी बुक वैल्यू पर नज़र डालेंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू ऑल्दो थोड़ी बढ़िया नज़र आ रही है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से इस धंधे में दिक्कतें हैं। भले ये धंधा आपको थोड़ा बढ़िया नज़र आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा अंडर वैल्यूड शेयर जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना प्रॉमिसिंग शेयर नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से इसको आप शॉर्ट टर्म निवेशक अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 हफ्ते में ये शेयर आराम से 300 रुपये पहुँच जाएगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि मतलब अगर आप इसमें 250 रुपये का ये शेयर खरीद रहे हैं तो आप मिनिमम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 4-5 साल बाद इसकी रेट मिनिमम 700-800 रुपये के लगभग हो। तो ऐसा मेरे को यहाँ पर उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसमें मेरे को डाउट फील हो रहा है और मेरे ख्याल से इस पर इतना भरोसा नहीं जताया जा सकता। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए और अपने यहाँ पे मेरी एनालिसिस देखने के बाद अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का एनालिसिस अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस बढ़िया लगा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।